चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज व्हाट शेयर कैपिटल। आई होप आप सबने आज से पहले शेयर कैपिटल वर्ड सुना है। ऐसा कोई जिसने आज तक शेयर कैपिटल वर्ड नहीं सुना हो? एनी वन ऑफ यू? सबने सुना है। बैलेंस शीट भी बनी है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल अपीयर भी किया है सबने। तो ये शेयर कैपिटल आखिरकार होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस शेयर कैपिटल एक्चुअली? पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी है ना। एक कंपनी है, उसमें बहुत सारी कैपिटल है, बहुत सारी कैपिटल है, 10,000 करोड़ की कैपिटल है। तो इम्प्लाइड सी बात है, सिंगल पर्सन इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो इसीलिए हम कई सारे लोगों से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए हम कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें इन्वेस्ट कर देता है ना। दैट इज व्हाट शेयर कैपिटल, इट्स पार्ट ऑफ द कैपिटल। अच्छा, अब हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी 50 लाख पे करने की हो और मेरी कैपेसिटी 5,000 पे करने की हो, तो हम अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी जनरली एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये इस तरह से फिक्स कर लेती है और अकॉर्डिंगली जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स वो अलॉट किए जाते हैं। दैट इज व्हाट शेयर कैपिटल। तो हम लोग थोड़ा पहले बेसिक पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारे सेक्शन स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर इन जनरल होता क्या है? जो लोग लाइव में है, वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल क्लियरली? ओके, गुड। तो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू द अमाउंट invested in the company to carry out its operation। ये कंपनी की बात नहीं है, हर किसी बिजनेस में आपको पैसा चाहिए होता है, चाहे आप छोटे से छोटा बिजनेस करें या बड़े से बड़ा बिजनेस करें। वी नीड फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आज आप क्यों, चलो मैं सोचती हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे ना गोलगप्पे के ठेले लगाने हैं। क्या लगाने? अच्छा, अब गोलगप्पे के ठेले लगाने, तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो उस बिजनेस में मुझे क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले एक ठेला चाहिए होगा, है ना। देन उसमें क्या चाहिए होंगे? गोलगप्पे चाहिए होंगे। देन उसके लिए और क्या चाहिए होगा? मुझे मसाले चाहिए होंगे। पानी तो चलो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन मसाले चाहिए होंगे, स्पाइसेस जो हम डालते हैं, आलू चाहिए होगा और जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ चाहिए होगा। हाँ, पानी बनाने के लिए मसाले आ गए ना। ये ना एकदम प्रॉपर इंग्रेडिएंट, जलजीरा चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, है ना। मतलब अभी जाकर गोलगप्पे रेडी करने वाला है हम पास, है ना। तो अगर ये सारी चीजें मुझे चाहिए और साथ ही में डिस्पोजल्स भी चाहिए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली, है ना, वो तो चाहिए। अच्छा, तो ये सब चीजें जो हमें चाहिए उसमें भी चाहे नॉमिनल अमाउंट ही क्यों ना लगे, लेकिन लगेगा जरूर। तो आप यस बेटा। मैम, ये पार्टिसिपेंट है, उसको मैम हटा दीजिए बीच में, इन बिटवीन व्हाटएवर। खैर चलिए, तो शेयर कैपिटल जो है, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम बात करें कैपिटल की, तो ऑब्वियसली चाहे आपका बिजनेस किसी भी लेवल का क्यों ना हो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होती है? कैपिटल चाहिए होती है। अब अगर मान लीजिए मैंने छोटे से ठेले का एग्जांपल दिया आपको, गोलगप्पे का हम ठेला लगा रहे हैं। अगर मान लो मुझे कंपनी की बात करनी है, जहां मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है, जहां मुझे बहुत बड़ी प्रमाइसेस चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज इंपोर्ट मुझे करनी है, तो वहां तो अरबों खरबों पे हमें चाहिए, है ना। और टाटा जैसी कंपनी बनाने को पता नहीं कितना पैसा चाहिए। तो ऐसे में हमें कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। वो कैपिटल एक पर्सन से आएगी या बहुत सारे मल्टीपल लोगों से आएगी, उस पर डिपेंड करता है। तो कंपनी में इन जनरल हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों से आता है, तो इसीलिए उसका एक पोर्शन क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है। नेचर ऑफ शेयर, इट अटैचेस वेरियस राइट्स एंड लाइबिलिटीज। आप कंपनी में शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप कंपनी के मेंबर बनते हैं, तो आपको आइडिया आपको क्या राइट मिलते हैं किसी भी कंपनी के अंदर? वोट करने के। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, आपको वोट के राइट मिलते हैं, डिविडेंड राइट मिलते हैं, डिविडेंड के, है ना, डिविडेंड के राइट मिलते हैं, आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है, और नोटिस रिसीव करने के राइट होते हैं, नोटिस रिसीव करने के राइट होते हैं। कंपनी में जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही है उसकी नोटिस आप रिसीव कर सकते हैं। आप बुक्स वगैरह इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन। अच्छा, आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, सब में आप पार्टिसिपेशन करते हैं, वोटिंग के थ्रू ही करते हैं, तो बहुत सारे राइट आपको मिलते हैं। अब आपको ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन क्या होता है? लाइब्रेरी क्या ऑब्लिगेशन है? इकलौता ले दे के एक ही ऑब्लिगेशन है, कॉल मनी टाइम पे पे करना, है ना। और अगर फुली पेड हो गया तब तो कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं आपकी, है ना, फिर तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। तो अगर आपकी कॉल ड्यू है तो टाइम टू टाइम उस कॉल को पे करना, दिस इज योर ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे कॉल्स पेमेंट की ऑब्लिगेशन जरूर रहती है।
लेकिन अगर कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो फिर तो लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर तो उस केस में जितनी भी लाइबिलिटीज है कंपनी की वो पर्सनल एसेट से मीट आउट करनी पड़ेगी। सेक्शन 44, अब थोड़ा सेक्शन याद करेंगे हम लोग। हम पहला सेक्शन यहाँ पे देखा, सेक्शन नंबर 44। सेक्शन 44 जो असेट है शेयर हमारा, उसके ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बात करता है कि आपके जो शेयर्स हैं वो मूवेबल एसेट हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या ये बात सबको पता है? अभी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कौन से एसेट होते हैं? मूवेबल एसेट होते हैं। कौन से एसेट होते हैं? मूवेबल एसेट होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं प्राइवेट कंपनी के थ्रू, तो प्राइवेट कंपनी में वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो वो क्यों लगाती है? नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो अगर 200 के ऊपर जाएंगे तो कंपनी का स्टेटस क्या हो जाएगा? पब्लिक, तो इसलिए लफड़ा हो जाएगा कंपनी में। इसी चक्कर में जो प्राइवेट कंपनी है वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लगाती है, प्रोहिबिशन नहीं लगाती, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है। बाकी पब्लिक में ये शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से बेचो। आप एक दिन में 50 बार बेचते रहो ना शेयर्स को, किसने मना किया है? आज मान लो मेरे पास 10 लाख शेयर है किसी कंपनी के, है ना, मैंने अभी ट्रेडिंग की 10 लाख में से मैंने हो सकता है कि 10,000 शेयर बेच दिए, फिर 10 मिनट बाद मुझे लगा यार प्राइस बढ़ गया, फिर मैंने फिर और शेयर बेच दिए, फिर मैंने वापस बेच दी। तो एक दिन में हो सकता है 50 बार मैं शेयर बेच दूं 50 लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास बेचो। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। अ शेयर और डिबेंचर या अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी इज अ transferable in the manner provided by articles of the company। अब आर्टिकल्स पे इसलिए डाल दिए क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी, पब्लिक कंपनी है तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन नंबर काय के बारे में? और ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में है ना। तो मूवेबल असेट होती है शेयर एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। देखिए, आई विल ट्राई कि आपको सेक्शंस क्लास में याद हो जाए और हम उसके लिए एक सेक्शन टेबल बनाएंगे। सेक्शन टेबल, क्योंकि इतने सारे सेक्शन है ना, याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो एग्जाम से एक दिन पहले अगर वो सेक्शन टेबल आपकी रेडी होगी ना तो उसमें बहुत से फायदे होंगे। मैं अभी आपका, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है सेक्शन, अभी पहली बार हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि करना क्या होगा हमें। जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर के बाद हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में क्या क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे सेक्शन नंबर। क्या लिखने वाले? सेक्शन नंबर। आप चाहो तो पूरे चैप्टर में, जैसे हम लोग सीक्वेंस से सेक्शन नहीं पढ़ते कभी भी ना, हम लोग प्रोविजन के हिसाब से सेक्शन पढ़ते हैं। आप चाहो तो सारे सेक्शन सिक्वेंशियली लिख सकते हो, है ना। जैसे अभी मैंने पहले 44 पढ़ा दिया, बाद में हम 26 भी पढ़ेंगे, है ना। तो हो सकता है हम ऊपर नीचे सेक्शन पढ़े, बट आप उन सेक्शंस को सिक्वेंशियली रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। पूरे टेबल बनाएंगे। तो अब इसमें सेक्शन नंबर डालोगे, देन सेक्शन का टाइटल डालोगे, सेक्शन टाइटल। अब मान लीजिए कोई सेक्शन है, उसका सेक्शन नंबर है से 44, टाइटल है मूवेबल एसेट, है ना, शेयर्स आर मूवेबल एसेट। अच्छा, अब इस सेक्शन में ज्यादा कुछ बात नहीं थी, है ना। कुछ सेक्शंस में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना, जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, या आप डीवीआर इशू करोगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, उनमें कुछ रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं। तो वहां पे होगा टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। क्या होगा? टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। अब मोटा मोटा 3 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। या तो क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी, या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट पे लिख दिया। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब SR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब OR, एंड बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब BR, है ना। इस टेबल में आप शॉर्ट में लिख लीजिए, तो ये भी याद रहता है कि अच्छा हाँ, इस रेस्पेक्टिव सेक्शन में ये आपको रेजोल्यूशन पास करना है। देखिए, बहुत सारे आपको सेक्शंस में फॉर्म नंबर भी मिलेंगे कि आपने पास 3 फॉर्म फाइल किया, MGT 14 फाइल किया, DI 12 फाइल किया, ऐसे फॉर्म नंबर भी मिलेंगे आपको। तो हमने इसी के साथ साथ उसी सेक्शन का रेलेवेंट फॉर्म नंबर भी नोट डाउन कर दिया। जो भी रेस्पेक्टिव फॉर्म नंबर आपका एप्लीकेबल है वो आपने नोट कर लिया। ठीक है, और एक और चीज डालेंगे, लिमिट। वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन दिस टेबल, दैट इज व्हाट? लिमिट। जैसे कई सेक्शन में बहुत सारी लिमिट होती है। पेड अप कैपिटल ऑफ ₹2 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, लिमिट होती है। बहुत सारे सेक्शंस में से लिमिट्स दे रखी होती हैं। क्या होता है? कंपनी लॉ अंडरस्टैंड करना इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। बट परेशानी हम जब पूरा एंटायर कंपनी लॉ पढ़ लेते हैं तो लास्ट में आती है।
लास्ट में क्या होता है, सारे सेक्शन की लिमिट है ना एकदम खिचड़ी बनना स्टार्ट होती है। अरे यार 100 करोड़ किस में थे, 10 करोड़ किस में थे, 50 करोड़ किस में थे, 50 लाख किस में थे, तो वो मिक्सअप हो जाता है थोड़ा सा। फॉर दैट सेक हम यहाँ पे लिमिट भी डालेंगे। अब क्या होता है, सारे कंपैरेटिव आपके पास टेबल अगर रेडी होती है तो क्विक रिव्यू करोगे एग्जाम से एक दिन पहले और आपको याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तैयारी हमारी एग्जाम की तैयारी है। अब आप सेक्शन टेबल के लिए एक सेपरेट कॉपी ही बनाओगे या फिर जो आपकी नॉर्मल कॉपी है उसके लास्ट में लिखना, नोट्स के बीच बीच में सेक्शन टेबल मत बनाना। व्हाट आई वांट कि पूरा का पूरा रेफरेंस टेबल आपके पास एकदम सिस्टमैटिकली रेडी होना चाहिए। आपके मॉड्यूल में भी दे रखी है, जैसे लेकिन उसमें सेक्शन और टाइटल दे रखे हैं सिर्फ, आपके मॉड्यूल में दे रखी है उसमें, लेकिन सिर्फ क्या देखा, सेक्शन और टाइटल, दैट्स इट। इसमें नहीं, मॉड्यूल में आईसीएसआई के मॉड्यूल में, लेकिन उसमें सिर्फ दो ही चीजें दे रखी है, सेक्शन 1 और टाइटल, दैट्स इट। बट उसमें आपको टाइप ऑफ रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें आपको फॉर्म नंबर नहीं मिलेगा, उसमें आपको लिमिट्स नहीं मिलेंगे। वो टाइटल के अंदर ही नीचे सब दे रखे हैं उसके, वो उसमें डिटेल कंटेंट दे रखा, बहुत सारा डिटेल कंटेंट है ना, तो इतना डिटेल नहीं करना हमें सिंपली जो फोकस करना है वो 2-3 बातों पे फोकस करना है। नंबर 1, रेजोल्यूशन कौन सा वाला आप पास कर रहे हो वो आप लिखेंगे, फॉर्म नंबर कौन सा होगा वो आप लिखेंगे, एंड लिमिट क्या होगी वो आप लिखेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सेक्शन टेबल हर चैप्टर के बाद हमें बनानी है। यस बेटा। नहीं, इतना तो फिर आपको टाइम कब बनाओगे, कैसे बनाओगे? चैप्टर के बाद बनती जाएगी तो एक्यूमुलेट नहीं होता है काम, ऐसे तो बर्डन सम हो जाएगा। और बेटर है चैप्टर पढ़ोगे, हम जब टेस्ट की तैयारी तो करते ही हैं, तो उसके साथ साथ आप टेबल भी अपना रेडी करते हैं ना, नो एक्यूमुलेशन एट ऑल। ठीक है ना, इसलिए मैंने पर डे तो बोला ही नहीं आपको, पर डे नहीं बनना है सेक्शन टेबल, चैप्टर खत्म होते ही आप उसके बाद बना लो, ताकि आप टेस्ट की तैयारी भी कर लोगे और साथ साथ में आपका टेबल भी रेडी हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करें हम, चलिए। नहीं, अगर आप वैसे भी सिक्वेंशियल भी जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भी करो। नहीं, उस रेस्पेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड सिक्वेंशियल बोल रही हूँ मैं, है ना। तो दोबारा क्यों लिखना है, एक ही बार लिखना है? नहीं, बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ मेंबर मे ट्रांसफर शेयर और डिबेंचर इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45। एक और सेक्शन हमारे सामने आ गया है। According to section 45 of Companies Act 2013, every share in a company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number. Numbering होती है नंबर ऑफ शेयर्स की, है ना, नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। But this provision shall not apply to a shares held by a person whose name is entered in the holder of beneficial interest in such share records of a depository. अब यहाँ पे एक नामकरण नया यूज हो गया, डिपॉजिटरी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली न्यू टर्म और आप लोगों ने नहीं सुना होगा डिपॉजिटरी। कोई है जिसने डिपॉजिटरी सुना है आज से पहले? किसी ने नहीं सुना? अच्छा, सैबी जब पढ़ते हैं तो सैबी में तो हमारा पूरा चैप्टर होता है डिपॉजिटरी का। अब डिपॉजिटरी के नाम बताती हूँ कौन कौन से डिपॉजिटरी हैं। क्या आपने NSDL का नाम सुना है? NSDL ना, CDSL का नाम सुना है? नो, ओके। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है जो काम कर रही हैं, NSDL और CDSL। अभी क्या होता है डिपॉजिटरी और इसका क्या वर्किंग होता है वो एक बार बेसिक बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल तो सेबी में ही पढ़ना है आपको। लिसन, क्या आपको ये पता है शेयर्स 2 तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्मेट में और डीमैट फॉर्मेट में? क्या ये सुना है सबने? अच्छा, फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं इसका मतलब आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। और डीमैट फॉर्मेट में तो मतलब आपके शेयर किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, ओके। अगर आपके शेयर डीमैट फॉर्मेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट होता है, उसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं किसी को, जैसे नेफ्ट करते हैं, RTGS करते हैं। आजकल कितना इजी है, UPI के थ्रू आप किसी को भी पेमेंट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। आपका UPI नंबर आपके बैंक से लिंक्ड होता है, वहां से डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या आपको फिजिकल कैश डील करने की जरूरत है बहुत ज्यादा? नॉट सो मच, है ना। आजकल हम सब एक मोबाइल कैरी करते हैं अपना, कहीं भी हम UPI ID के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो कैश कैरी करने का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया है हमारा, है ना, कैश चोरी होने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही शेयर्स में भी होता है।
तो अगर आपके शेयर कौन से फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं रखे जाएंगे ना, उसके भी तो अकाउंटिंग कोई ना कोई देखेगा ना कि किसके अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, किसने किससे खरीदा, किसने किसको बेचा, ये सारा तामझाम जैसे एक बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर का करता है, एग्जैक्टली वैसा ही सारा का सारा काम डिपॉजिटरी किसका करता है, सिक्योरिटी होल्डर का करता है। डिपॉजिटरी किसका करता है, सिक्योरिटी होल्डर का करता है। तो जैसे बैंक फैसिलिटी आपको पैसे के लिए देता है, ट्रांजेक्शन्स करने की देता है, एग्जैक्टली डिपॉजिटरी भी सारे के सारे ट्रांजेक्शन किसको देता है, किसको देता है, सिक्योरिटी होल्डर को देता है, सिक्योरिटी से कंसर्न है। चलिए अब यहां पे ये जो डिपॉजिटरी है, ये जो डिपॉजिटरी है NSDL CDSL है ना, ये सारा काम किसके थ्रू कराता है, अपने पार्टिसिपेंट्स के थ्रू कराता है। किसके थ्रू कराता है, पार्टिसिपेंट के थ्रू। तो यहाँ पे कौन होते हैं, DP होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन होते हैं यहाँ पे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने शेर खान का नाम सुना है, शेर खान नहीं सुना, आनंद राठी, अच्छा नहीं सुना, एकदम अनअवेयर है हम लोग। तो बहुत सारे जो हैं डीपी जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं, न्यूमरस डीपी है, हर सिटी में बहुत सारे डीपीज हैं। तो आप वहां पे जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। ये डीपी कौन है, एक तरह से एजेंट है, किसके एजेंट है, डिपॉजिटरी के एजेंट है। तो आप अपना अकाउंट कहां जाके खुलवाते हैं, डीपी के पास, और वो खुलता कहां पे है, NSDL या CDSL मतलब डिपॉजिटरी के पास खुलता है। और अब आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कौन मेंटेन कर रहा है, आपका डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई, बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब क्या होता है ना, देखो एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी से, क्या उस लिस्टेड कंपनी में 5 लाख मेंबर हो सकते हैं, 5 लाख मेंबर, हाँ 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ मेंबर भी हो सकते हैं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। अब अगर लिस्टेड कंपनी है और वहां पे 10 लाख मेंबर है, तो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग होगी, तो वहां पे रोज मेंबर चेंज भी होते हैं। तो ये सारे मेंबर के जो भी चेंज हो रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन सबका सारा हेडेक कौन पालेगा, डिपॉजिटरी। ये सारा हेडेक कंपनी को पालने की जरूरत नहीं है कि ओहो आज हमारे नए मेंबर ऐड हो गए, रजिस्टर चेंज करो, अच्छा ये लोग चले गए, इनका नाम हटो, ऐसे नहीं करना होता है कंपनी को। कंपनी ने सारी जिम्मेदारी किसको दे रखी है, किसको हैंड ओवर की जा चुकी है, डिपॉजिटरी को। तो इसलिए कंपनी के मेंबर्स का जो रजिस्टर होता है उसमें कंपनी किसका नाम लिखती है, सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी, किसका नाम लिखती है। तो फिर एक्चुअल मेंबर्स का नाम कौन रिकॉर्ड करता है, डिपॉजिटरी। एक्चुअल मेंबर्स का नाम कौन रिकॉर्ड करता है, मेरी बात समझ में आ रही सबको, सुनो व्हाट आई सेड। कंपनी ने किसका नाम लिखा, और डिपॉजिटरी ने किसका नाम लिखा, एक्चुअल मेंबर्स का। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब कंपनी को जब भी एक्चुअल मेंबर्स की लिस्ट चाहिए होगी, किसको बोलेगी कि भाई लाओ निकालो हमारे मेंबर्स की लिस्ट, और डिपॉजिटरी उनको क्या देगा, लिस्ट निकाल के देगा कि आज की डेट में तुम्हारे ये मेंबर्स। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, बोनस इशू देती है, या फिर जनरल मीटिंग का नोटिस देती है, उस वक्त आपको लिस्ट चाहिए होती है। तो वो लिस्ट कहां से निकल के आती है, डिपॉजिटरी से निकल के आती है। मेरी बात आ रही है समझ में, हो सकते हैं बिल्कुल। और जनरली दोनों ही डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट करके रखती है, दो ही तो डिपॉजिटरी इंडिया में, NSDL और CDSL, दे आर ओनली 2 डिपॉजिटरीज। अब कंपनी ने अपने रजिस्टर मेंबर्स में मेंबर किसको शो किया, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी के पास एक्चुअल मेंबर्स की डिटेल्स हैं, है ना। तो इसीलिए डिपॉजिटरी होता है रजिस्टर्ड होल्डर। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। डिपॉजिटरी क्या होता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड होल्डर। Whereas जो एक्चुअल मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है बेनिफिशियल होल्डर्स। क्या बोला जाता है, बेनिफिशियल होल्डर। तो बेनिफिशियल होल्डर का एक्चुअल मेंबर्स, और रजिस्टर्ड होल्डर मतलब डिपॉजिटरी। बात क्लियर। अब यहां पे इसने बोला कि होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब बेनिफिशियल होल्डर अगर है डिपॉजिटरी के केस में, तो वहां पे शेयर्स में नंबरिंग नहीं होती, शेयर्स में नंबरिंग नहीं होती क्योंकि शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए। जैसे अच्छा एक बात बताओ, आपने नोट देखा है, नोट उसमें देखा नंबरिंग लिखी होती है, नोटिस किया सबने। अच्छा लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो
तो वहां पे करेंसी है ही नहीं फिजिकल, तो वहां पे नंबरिंग कहां से होगी? वो तो ट्रांजेक्शन आईडी होता है, वो तो ट्रांजेक्शन का आईडी होता है, लेकिन क्या वहां पे करेंसी पे कोई नंबर होता है कि आपने इस करेंसी वाले नोट ट्रांसफर किए हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। लेकिन जब आपके पास फिजिकली नोट होते हैं तो उसमें करेंसी नंबर लिखा होता है ना। एग्जैक्टली डिटो सेम वही की वही बात यहाँ पे शेयर्स में भी एप्लीकेबल होती है। अगर शेयर फिजिकल फॉर्मेट में है तो उस पर डिस्टिंक्टिव नंबर होंगे, लेकिन अगर शेयर फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, शेयर्स कौन से फॉर्मेट में? डीमैट फॉर्मेट के अंदर है, तो वहां पे नंबरिंग नहीं होती है क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो नंबरिंग कहां से करोगे? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होते हैं। एम आई क्लियर? क्या बेटा? नहीं, टोटल नंबर होते हैं कि 1 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, लेकिन कौन से नंबर वाला शेयर आपने किसको ट्रांसफर किया है वो नहीं होता उसमें। जैसे मान लो मेरे पास 1000 शेयर है, मैंने 1000 शेयर आपको बेच दिए, तो ये तो है कि 1000 शेयर्स ट्रांसफर टू मिस्टर दिस, है ना। लेकिन कौन से नंबर से कौन से नंबर वाला शेयर ट्रांसफर हो ये नहीं होता। क्लियर? क्योंकि वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ये रेलेवेंट नहीं है वहां पे कि कौन से नंबर वाला शेयर था। दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। इज दिस ओके? अच्छा, ये हम 4 पॉइंट पढ़े, एक बार फटाफट से रिकैप करें जल्दी से। शेयर के होल्डर्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं? राइट्स और बिल्कुल सही बात, राइट्स क्या होते हैं? वोटिंग के, डिविडेंड के, राइट इशू के, बोनस के, मीटिंग अटेंड करने के, बहुत सारे राइट होते हैं। लायबिलिटी कौन सी होती है? कॉल, जो भी अनपेड वाली हो वो पे करने की ऑब्लिगेशन होती है। अच्छा, नंबर 2 कौन सा सेक्शन पढ़ा हमने? सेक्शन नंबर क्या बोलता है सेक्शन 44? जल्दी बताओ। शेयर इज अ मूवेबल एसेट, और मूवेबल एसेट है तो क्या होता है? फ्री एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, एज पर द प्रोविजन ऑफ। कोई शक? अच्छा, एक और सेक्शन पढ़ा हमने, सेक्शन नंबर, ये क्या बोलता है? शेयर के डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ किस केस में होंगे? फिजिकल फॉर्मेट में होंगे। लेकिन अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डीमैट फॉर्मेट में है डिपॉजिटरी के पास, तो वहां पे कोई नंबरिंग की जरूरत होती ही नहीं है। ओके, ये सेक्शन 45 समझ में आ गया। और जो भी शेयर ट्रांसफर होंगे किसके हिसाब से होंगे? एज पर द आर्टिकल्स, एज पर द। ओके, यहां तक की कहानी में किसी को कोई परेशानी है तो बोल दो फटाफट। ये डिपॉजिटरी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आप लोग? अभी मैंने सिर्फ बेसिक इसलिए बताया क्योंकि सेबी में चैप्टर है ये, है ना, यहाँ पे चैप्टर नहीं है हमारे। बस आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी क्या करता है, हमारे डीमैट के जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक शेयर उनको रखता है अपने पास, है ना, उनकी अकाउंटिंग मेंटेन करता है। हम जब ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करता है, और जैसे बैंक करता है ना, हमारा अकाउंट का पैसा किसी और में ट्रांसफर करना है कर देगा, किसी और से पैसा लेना है ले लेगा, मेंटेन करेगा अकाउंटिंग कि किसके अकाउंट में कितना डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, आज के डेट पे आपका बैलेंस कितना है, ये बैंक बताता है आपको। सेम टू सेम वही काम शेयर्स में कौन करता है? डिपॉजिटरी करता है। ठीक है ना? ओके, क्या क्या नाम है इंडिया में डिपॉजिटरी के? NSDL एंड CDS। बिल्कुल सही है। ये नेशनल जो डिपॉजिटरी सिस्टम है सिक्योरिटीज लिमिटेड का, और ऐसे सेंट्रल सिस्टम है डिपॉजिटरी का, है ना, तो एक नेशनल है और एक सेंट्रल है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे। आई होप ये नाम सबने सुने हैं, इसमें एक भी नाम ऐसा नहीं बोलूंगी जो आपने नहीं सुना होगा, है ना, तो फटाफट करेंगे, आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगी। नंबर 1, हाँ, नॉमिनल या फिर कौन बताइए मुझे क्या होती है ऑथराइज कैपिटल? जितनी कैपिटल लगाते हैं यस, बिल्कुल मैक्सिमम कैपिटल है। हाँ, अप टू विच कंपनी में इशू शेयर्स, और अगर इसके बियॉन्ड जाने तो ऑल्टर करना पड़ेगा, एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा। इस लिमिट के बियॉन्ड शेयर्स इशू करने के मैंने सोचना भी मत, गलती से भी मत सोचना, सोचे ना तो ये क्या होएगा? वॉयलेशन, और वॉयलेशन हुआ तो फिर क्या लगती है? पेनल्टी। तो ऐसे गड़बड़ काम नहीं करना है, पहले आपको एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज कंपनी के मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ है 100 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कैपिटल कितनी हो गई? 100 करोड़ की। ये मैक्सिमम कैपिटल है, मैक्सिमम। तो मान लीजिए 100 करोड़ हमारी क्या है? ऑथराइज कैपिटल। अच्छा, अब एक काम करें, अनलिमिटेड कैपिटल डाल लें, कितनी भी डाल लेते हैं, कभी बढ़ाने का चक्कर ही नहीं आएगा। क्या बोलते हो, ऐसे कर ले क्या? मैं मेरे मेमोरेंडम में 1000 करोड़ की कैपिटल डाल देती हूँ,
डाल देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, बार बार में बढ़ाएंगे, इससे अच्छा एक बार में 1000 करोड़ डाल देते हैं, ऑल्टर करने का झंझट खत्म। और उसे क्यों नहीं है, लिमिट होती है क्या अपर लिमिट की, होती है कोई लिमिट, होती होगी, नहीं कोई लिमिट विमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो मिनिमम लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, आप जितनी मर्जी उतनी कैपिटल डालो, लेकिन जरूरत से ज्यादा कैपिटल डालोगे तो एक नुकसान होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त कैपिटल के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट लगती है, स्टैंपिंग लगती है। ओहो, तो फिर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन महंगा हो जाएगा अगर 1000 करोड़ की कैपिटल डाल दी। जिंदगी में आपको पता है कि 1 करोड़ से ज्यादा कैपिटल इशू नहीं करनी है आपको, और 1000 करोड़ की कैपिटल डाल के बैठे हो, बिना फालतू की कॉस्ट पे कर रहे हो, इट मेक्स नो सेंस। इसलिए जितना आपको ठीक लगता है कि यार आने वाले 3-4 साल में हमें इतनी कैपिटल चाहिए होगी, उतनी ही कैपिटल आपको मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में डालना चाहिए। क्या बेटा, फिर जब भी इंक्रीज होगी तो जाएगी हर बार, ऑल्ट्रेशन के वक्त तो हुई मैक्सिमम ऑथराइज, मतलब मैक्सिमम कैपिटल up to which company can issue securities. Whenever you want to issue more securities, more capital, so you will have to alter your MOA first and then afterwards you may increase the capital. पहला क्लियर है सबको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है इशूड, ऑथराइज में से एक्चुअली इशू किया जा रहा है। अब देखो, हो सकता है ना मैंने 100 करोड़ की कैपिटल डाल तो दी, लेकिन माइट भी मुझे पहले साल में इतनी कैपिटल नहीं चाहिए थी, मुझे पहले साल में सिर्फ 20 करोड़ की कैपिटल चाहिए। तो कंपनी भी फिलहाल 20 करोड़ के ही कैपिटल इशू कर रही है, तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई हमारी? ओके, अब यह बताओ जितनी आपने इशू की है जरूरी उतनी सब्सक्राइब भी हो जाए? नहीं। अच्छा, मैक्सिमम कितनी सब्सक्राइब हो सकती है? 20, जितनी इशू की है। और हो सकता है 19 करोड़ सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है 19.5 करोड़ हो जाए, है ना, इशू से कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी सब्सक्राइब होती है? मिनिमम कितनी हो सकती है? 90% होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, तो रिफंड करना पड़ता है सारा पैसा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हाँ, वो अंडर राइटर होता है ना, तो इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रिकॉर्ड होता है एज पर कंपनी एक्ट? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, तो समाउ 90% तो आएगा ही आएगा, इसी नीचे तो जा ही नहीं सकते आप। 90 लोगों को अलॉट होने चाहिए, है ना। अब इशूड के बाद कौन सी कैपिटल हुई? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बोले तो एप्लीकेशन लगा दिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब, मतलब जिनको हम अलॉट करेंगे, ये हो गई अलॉटेड। इंटरेस्ट शो का, हाँ, जो लोग शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं और जिनको हम एक्चुअल में शेयर अलॉट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये जो है ना 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ में से पूरी 20 करोड़ भी होती है, 19 भी हो सकती है और 18 भी हो सकती है, 18 से नीचे नहीं जा सकती, 18 करोड़ से नीचे, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90% होता है। अच्छा, अब बात हो रही कोड अप की। इज इट कंपल्सरी कि कंपनी इज गोइंग टू मेक द इंटायर कॉल इन वन शॉट? दो ऑप्शन होते हैं, कंपनी लमसम भी मंगा सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट में भी पैसा कॉल कर सकते हैं। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रही तो इंप्लाइड सी बात है आपका कॉल्ड अप मनी लेसर होगा, और हो सकता है कंपनी पूरा पैसा एक साथ मंगा ले एप्लीकेशन में, तो पूरा का पूरा अमाउंट मंगा लेगी, तो ये पैसा कितना हो सकता है? 20 करोड़ भी हो सकता है और लेसर भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप। अच्छा, अब है ना क्या होता है कि कंपनी तो कॉल कर लेती है, लेकिन कुछ मेंबर ना नालायक होते हैं, देते ही नहीं ड्यू डेट पे पेमेंट, अरियर कर रहते हैं, तो पेड अप वैल्यू कॉल्ड अप से कम हो सकती है ना, ऑफ कोर्स हो सकती है। तो अगर अरियर हुआ, ज्यादा भी हो सकती है ना, पेड अप नहीं होती, वो एडवांस होता है। अगर अरियर हुआ तो इन दैट केस आपकी कॉल्ड अप से आपकी पेप क्या हो सकती है? लेसर, अगर अरियर हुआ तो। अगर अरियर नहीं हुआ कुछ भी, तो फिर जितनी कॉल्ड अप है उतना ही आपको क्या हो जाएगा? पेड अप भी हो जाएगा। एम आई क्लियर? कि सारी कैपिटल सबको ऑलरेडी पता है,
कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है ना। देखो फटाफट से कैपिटल इसका वो पढ़ देती हूँ कंटेंट। कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द, दिस इज कॉल्ड, या फिर बिल्कुल सही बात, इट इज अ पार्ट ऑफ, है ना, ऑथराइज का पार्ट है which the company issues, which the company issues, this is computed at the face value या फिर nominal value, face value बोलो nominal value बोलो, 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, अकॉर्डिंगली। सब्सक्राइब, ये किसका पोर्शन है, इशूड का, at face value which has been subscribed for or taken up by the subscriber of the share in the company। बोलो लैंग्वेज में कोई परेशानी आ रही किसी को, एकदम क्लियर, ठीक है। कॉल्ड अप is that portion of the subscribed capital which has been called up या demanded on the shares by the, कॉल मेड कर दी कंपनी ने तो कॉल ड्यू हो गया, ड्यू होते ही कैपिटल क्या हो गई, कॉल्ड अप। और अगर पेमेंट आ गया पूरा तो पूरी पेड अप, और नहीं आया तो पेड अप वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉल्ड अप से लेसर हो जाएगी। तो देखो क्या बोलते हैं, अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स। यहां तक कोई शक, लाइव में जो बच्चे हैं उनको कोई परेशानी आ रही है यहां तक? वेरी गुड, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं शेयर की डेफिनेशन पे। जितनी भी डेफिनेशन आपको मिलेगी वो कौन से सेक्शन में मिलेगी, सेक्शन 2 है, मोस्ट लाइकली सारी डेफिनेशन वही है। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 आगे क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 84, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 84। अच्छा, ये किसको डिफाइन कर रहा है, शेयर्स को। अब है ना बहुत ही भयानक सी डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी की डेफिनेशन इतनी अल्टीमेट होती ना, पूछो ही मत। शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसी डेफिनेशन देते हैं जो बस दिमाग घुमा देगी आपका। मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं होता उसमें कुछ भी, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस होता है कि हम किस पर्पस से बात कर रहे हैं। तो शेयर मीन्स, तो शेयर कैपिटल में जो शेयर है वही शेयर होता है ना। एंड इट इंक्लूड्स अब एक नया टर्मोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया, स्टॉक। तो दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक एक्चुअल में होता क्या है। किसी ने पहले सुना है इसका नाम, स्टॉक सुना है पहले? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो नहीं बोल रही मैं यहाँ पे। जो आप गुड्स और स्टॉक की बात करते हैं अकाउंट्स में, है ना, हाँ, उसकी बात मैं कतई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे शेयर्स कैपिटल के कंसर्न में स्टॉक की बात की जा रही है। तो ये स्टॉक आखिरकार क्या होता है, किसी ने सुना है? ये लाइव में जो बच्चे उनने किसी ने कुछ सुना हो? चलो बता दूं मैं, है ना, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करें। आज सुनो, अच्छा कभी आपने ऐसा किया है कि आपके पास 100 रुपए के नोट हैं 5, और आपने उसको 500 रुपए में कन्वर्ट करा लिया हो? क्या ऐसा बहुत बार करते हैं जब हम पैसे जोड़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा जरूर करते हैं। और जब खर्चा करना होता है तो फिर छोटे करा लेते हैं, है ना। हाँ, करते हैं, दोनों काम करते हैं। जब आपको मान लीजिए आपने सोचा है कि यार मुझे ना कोई आईफोन परचेस करना है, ऐसा आपने सोचा, और पापा तो दिलाने से रहे अब आईफोन, है ना, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मेरे से तो सोचना ही मत है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब आईफोन चाहिए, पापा ने मना कर दिया है, बड़ा अमाउंट ले सकते नहीं है उन्हें, क्या करे। तो आइडिया आया, सेविंग स्टार्ट करते हैं। सेविंग्स, अब अर्निंग तो अभी कर नहीं सकते ना, अभी तो हम जॉब वॉब करते नहीं है। अगर कमा रहे होते, सीएस बन चुके होते अब तक, तो पूछना ही नहीं पड़ता, हम खुद से फटाक से पहली सैलरी और ये लो आईफोन जेब के अंदर। अब ना, लेकिन अभी जॉब में टाइम है, अभी तो एग्जीक्यूटिव में है, प्रोफेशनल में आएंगे, फिर जाके सीएस बनेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, तो काफ़ी टाइम है अभी, तो इसलिए वेट तो नहीं कर सकते। तो अभी ना हमें आईफोन तो परचेस करना है, तो हमने सोच लिया। अच्छा कितने वाला खरीद रहे हो? 1 लाख वाला। देखो डिमांड, देखो इनकी, मतलब डिमांड तो खतरनाक वाली है। 1 लाख वाला नहीं, 1 लाख से नीचे आता है भाई, ऐसा बात नहीं है। नहीं सर, क्यों
ओल्ड वर्जन भी आता है, सस्ता आता है, 60,000 में भी आता है। अच्छा चलो नहीं, हमें लेटेस्ट वर्जन खरीदना, हमें 1 लाख वाला खरीदना है फोन, हम बिल्कुल कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, इसमें 1 लाख वाला चाहिए। अब है ना हमारे पास महीने की कुछ पॉकेट मनी आती है और हम निकाल लेते हैं, वो तो हमें शॉपिंग के लिए कुछ पैसे मिलते हैं उसमें बचा लेते हैं हम। घर का सामान आता है ना, घर का सामान, दो मम्मी पैसे देती है, बिलिंग ज्यादा होगी और पैसे जो भी बचते हैं ना हमारा, वो हमारी जेब में। अच्छा ऑडिट हम देती है, अच्छा मतलब बचा ही नहीं पाएंगे। ओहो, शॉपिंग में तो कोई चांस नहीं है। चलो कोई नहीं, हमारी बर्थडे पे गिफ्ट आते हैं उसमें तो लोग पैसे देते हैं थोड़े बहुत, बड़े लोग, दादाजी, दादा दादी या बड़े लोग पैसे देते हैं, या दिवाली की खर्ची मिलती है, चलो वहीं से जुगाड़ लगाएंगे, है ना। अरे सही, कहीं ना कहीं समहाउ कुछ कुछ पैसे का जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा यार। 1 लाख रुपए इकट्ठे करने, ऐसे डीमोटिवेशन वाली बातें मत करो, बचा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, समहाउ कहीं कहीं से पैसे जुगाड़ेंगे हम ना। अब हमने कभी कहीं से 100 रुपये निकाले, कहीं से 200 रुपये निकाले, कहीं कहीं 5,000 रुपये भी बचाए, दिवाली पे मिले 5,000 रुपये, और लड़कियां हैं तो राखी पे भी मिले होंगे, है ना। तो रक्षाबंधन, भाई दूज, इन भी पैसे मिले हैं। तो हाँ, आपने पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। अब 100 की चिल्लर तो रख नहीं सकते अपने पास, 1 लाख रुपए इकट्ठे करने तो, है ना। तो कितने रुपए इकट्ठे करोगे 1 लाख रुपए में, ऐसे तो बैग भर के लेके जाओगे ना। तो यू विल ट्राई कि 100 रुपए के पैसे को किसी कन्वर्ट करो सबसे पहले तो 500 में, फिर जब 500 के इकट्ठे होना स्टार्ट हुए तो कन्वर्ट करोगे, ऐसे करोगे, है ना, ताकि भैया बड़े नोट रहेंगे तो कैरी करना आसान रहता है, छुपा भी लेंगे। तो ज्यादा नोट दिख गए मम्मी को तो फिर तो भाई साहब बैंड बज जाएगी, मम्मी निकाल लेगी पैसे या पापा को बता देगी। तो इसलिए अभी हमने क्या कर रखा है, बड़े बड़े नोट में कन्वर्ट कर रखा है। और कभी भी जरूरत पड़ती है तो फिर सोचते हैं यार ये 1 लाख तो इकट्ठा होना नहीं हमसे, तोड़ो 2,000 को खर्च ही कर लेते हैं। तो फिर क्या करते हो 2,000 के नोट को वापस से किस में कन्वर्ट करते हो, 500 में, और 100 में या 200 में कन्वर्ट करते हो, दोनों काम करते हो। अच्छा, ये जो आपने 100 रुपए के नोट को 500 या 2,000 में कन्वर्ट किया, दिस इज व्हाट एग्रीगेट ऑफ द, यस, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टॉक। मैं कोई आपको इसे फर्जी एग्जांपल नहीं दे रही थी, ये एग्जांपल मैं स्टॉक का ही दे रही थी आपको। तो यहाँ पे स्टॉक का लिटरली मतलब होता है कि जब भी आप शेयर्स को एक्यूमुलेट करके एक कंबाइंड यूनिट बना लेते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। आपने स्टॉक बना लिया, अब फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको स्टॉक को स्मॉलर यूनिट में वापस से सेग्रीगेट करना है, तो आप वापस से उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शेयर टू स्टॉक एंड स्टॉक टू शेयर, वाइसा वर्सा, इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड होती है। तो चाहे आपके शेयर के फॉर्मेट में हो या स्टॉक के फॉर्मेट में, वो सब किसके डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे, शेयर की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। मेरी बात समझ में आ गई सबको। तो स्टॉक इज व्हाट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर। अब मेरी बात आगे सुनना, इनमें ना डिफरेंसेस भी होते हैं, एग्जाम में आते भी है डिफरेंस। तो शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, तो एटलीस्ट 4-5 डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो 4-5 डिफरेंस में पहला डिफरेंस मैं बता रही हूँ आपको, शेयर, स्टॉक। अच्छा, शेयर की फेस वैल्यू होती है क्या, फेस वैल्यू होती है पक्का, 10 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर, नॉमिनल वैल्यू हमने सुनी है हमेशा से। तो शेयर की फेस वैल्यू होती है, लेकिन स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि तो एग्रीगेट है। अब किसी के पास 5 लाख के शेयर होंगे तो उसका स्टॉक 5 लाख का होगा, किसी के पास 5,000 का शेयर है तो 5,000 का स्टॉक होगा, किसी के पास 50 लाख रुपए के शेयर है तो उसका स्टॉक कितने का होगा, 50 लाख का होगा। तो देयर विल बी नो फेस वैल्यू। तो शेयर और स्टॉक में मेजर डिफरेंस जो होता है, सबसे पहला, दैट इज व्हाट इन रिगार्ड ऑफ फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू होगी, हमेशा होगी, लेकिन स्टॉक की कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। पहला डिफरेंस क्लियर है। सिक्योरिटी कौन सी,
प्रीमियम की बात नहीं कर रही हूँ मैं बेटा, फेस वैल्यू की बात कर रही हूँ, नॉमिनल। जो भी स्टॉक भी बनेगा ना तो वो फेस वैल्यू के एग्रीगेशन से ही बनेगा, प्रीमियम से कभी नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कंपनी हमेशा शेयर इशू करती है, स्टॉक इशू नहीं करती। कंपनी क्या इशू करती है? स्टॉक में तो कन्वर्जन करने से वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, कंपनी इशू नहीं करती कभी भी स्टॉक का। तो इशुएंस इसका करती है, स्टॉक का इशू, तो इनका एग्जिस्टेंस कैसे आता है? बाय वे ऑफ कन्वर्जन, बाय कन्वर्जन, बाय कन्वर्जन। एक डिफरेंस मीनिंग का डाल दोगे आप लोग, एक डिफरेंस तो मीनिंग का डाल ही देना है ना, तो स्टार्टिंग में पहला डिफरेंस तो मीनिंग ही डाल देना, मीनिंग दोनों का मीनिंग डाल देना। अच्छा, देन उसके बाद जो शेयर होते हैं ना, शेयर वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होते। कभी आपने सुना 10.5 शेयर, 10.99 शेयर? नो, शेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलता है। शेयर्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होते, लेकिन स्टॉक फ्रैक्शनल हो सकता है। तो यहां पे फ्रैक्शन की अगर बात करें, हो सकता है। अब हाँ, इसका एग्जांपल दे रही हूं कि कैसे पॉसिबल है। से मान लीजिए, लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसके पास 4 शेयर्स हैं। हाउ मेनी शेयर्स इज हैविंग? 4। अच्छा, अब कंपनी इशूड बोनस शेयर ऑन दी शेयर्स, कितने? 3:1 के प्रपोर्शन में बोनस। व्हाट कंपनी इशूड? कंपनी सेड जिनके पास 3 शेयर होंगे उनको 1 शेयर बोनस का मिलेगा। 3 पे 1, 3 पे 1, 3 पे, इसके पास कितने हैं? कितने मिलेंगे इसको? बताओ, डिवाइड दो। 1.333। अरे यही तो आएगा ना, ये आ गया फ्रैक्शन, ये आ गया फ्रैक्शन। अब जो ये फ्रैक्शन है, अगर मान लीजिए ये 4 शेयर उसके पास शेयर के फॉर्मेट में होते तो कंपनी 0.33 शेयर इशू नहीं करती, उसको सिर्फ 1 शेयर इशू करती। लेकिन अगर इन केस उसके पास ये स्टॉक के फॉर्मेट में होते तो कंपनी एग्जैक्टली पूरा 1.33 उसको इशू कर देती, क्योंकि स्टॉक जो है कैन बी फ्रैक्शनल बट शेयर्स कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। आया समझ में? तो इस वजह से ऐसा हो सकता है, राइट इशू में भी ऐसा हो सकता है, बोनस में भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे आपके शेयर्स जो हैं उसमें आपको कुछ बोनस या राइट ऐसे बेनिफिट मिले और आपको फ्रैक्शन के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो स्टॉक में फ्रैक्शन के बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन शेयर में फ्रैक्शन के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। एम आई क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया सबको? अच्छा, और क्या डिफरेंस हो सकते हैं इसके अंदर? अब जो शेयर्स है, शेयर्स वो फुल्ली और पार्टली दोनों हो सकते हैं। पार्टली पेड अप हो सकते हैं शेयर्स? हाँ, हो सकते हैं पार्टली पेड अप हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स कभी भी पार्टली पेड, स्टॉक कभी भी पार्टली पेड नहीं होता। हमेशा फुल्ली पेड शेयर्स को ही स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। पार्टली पेड शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, तो ये कभी भी पार्टली पेड नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? डिफरेंसेस सबको समझ में आए यहाँ पे? स्टॉक के करने का रीजन क्या है? अभी आपको एग्जाम्पल दिया मैंने बोनस का। अगर मुझे लगता है मुझे फ्रैक्शनल बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो व्हाई शुड आई लूज दोज फ्रैक्शनल बेनिफिट, है ना? तो बेटर ना कि मैं किस में कन्वर्ट कर दूं उसको? स्टॉक में। एंड सेकेंडली, जब मेरे को लगता है कि मेरे पास स्कैटर्ड बहुत सारे शेयर्स हैं और मुझे एक साल लमसम किसी को बेचना है, तो मैं एक साल लमसम स्टॉक बना के भी उसको बेच सकती हूँ, तो बेचना ईजी हो जाता है ना? तो वो कोई भी पर्पस हो सकता है आपका बेचने का, या कोई भी अदरवाइज पर्पस फ्रैक्शनल के बेनिफिट लेने का, तो वहां पे आप अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन कौन सी पढ़ी? सेक्शन 2 क्लॉज बोलते हैं शेयर इज अ शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल and it includes the most important thing, it includes stock। और stock क्या है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर, समिशन ऑफ शेयर्स है ये। और अभी हमने क्या देखा, इनके डिफरेंसेस देखे कि शेयर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। यहां तक किसी को कोई परेशानी आ रही है क्या? पक्का? आज कौन कौन सा सेक्शन पढ़ लिया? बिल्कुल नहीं हो सकते बेटा, शेयर में फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या बेटा? अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। इसको ठीक कर देते हैं।
गुड है, एटलीस्ट ध्यान दिया। हाँ, फ्रैक्शन शेयर नहीं हो सकते हैं लेकिन स्टॉक फ्रैक्शनल हो सकता है। गॉट इट? अच्छा, कौन सा सेक्शन पढ़े? सेक्शन 44, सेक्शन 45 एंड शेयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज। यहां तक याद हुआ सबको अच्छे से? तो आज इतना ही करेंगे, टाइम हो गया हमारा। बाकी के रेस्ट ऑफ प्रोविजन कल से